हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टुडे करंट इन्फॉर्मेशन पर स्वागत है। क्लास 12th हिंदी साहित्य के शेखावाटी मिशन के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जिन्हें हम आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं। साथियों, इससे पहले हमने शेखावाटी मिशन के काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनके ऊपर चर्चा कर चुके हैं। अगर उन वीडियो को आपने अभी तक नहीं देखा है तो हमारी प्ले लिस्ट में जा कर के उन्हें भी आप एक बार ज़रूर देखें। साथियों, इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप RBSC 6 to 12 क्लास को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन ज़रूर करें, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो साथियों, चलिए आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं और इस सेशन में हमारा पाठ है 5वां हिंदी साहित्य का और पाठ का नाम है गांधी, नेहरू और यासिर अराफात, जिसका पहला प्रश्न है हमारा भीष्म साहनी का जन्म कब और कहाँ हुआ। तो भीष्म साहनी का जन्म है रावलपिंडी शहर में सन 1915 में हुआ। अगला दूसरा सवाल है गांधी, नेहरू और यासिर अराफात संस्मरण के लेखक कौन हैं। तो हिंदी कथाकार उपन्यासकार भीष्म साहनी इसके लेखक हैं। किसके? गांधी, नेहरू और यासिर अराफात संस्मरण के। अगला तीसरा सवाल है भीष्म साहनी की आत्मकथा का शीर्षक क्या है। तो आज के अतीत है वो भीष्म साहनी की आत्मकथा के शीर्षक है। अगला चौथा सवाल है लेखक की गांधी जी से कहाँ मुलाकात हुई थी। तो लेखक जो है गांधी जी से सेपाग्राम में मिले थे, वहाँ पर इनकी क्या है मुलाकात हुई। अगला पांचवा सवाल है उन दिनों में कितना काम कर लेता, थकता ही नहीं था, ये किसने कहा। तो ये गांधी जी ने अपने सहयोगियों से कहा जब वे टहलने जाते थे। अगला छठा सवाल है हमारा सेवाग्राम में रहते हुए लेखक किन किन देशभक्तों से मिला। तो पृथ्वी सिंह आज़ाद, मीराबेन खान, अब्दुल गफ्फार खान और राजेंद्र बाबू से मिले। अगला सातवां सवाल है कश्मीर में नेहरू जी को किसकी बंगले पर ठहराया गया था। तो कश्मीर में नेहरू जी को लेखक भीष्म साहनी के फूफेरे भाई के बंगले पर ठहराया गया था। अगला आठवां सवाल है अफ्रो एशियाई लेखक संघ का सम्मेलन कहाँ हुआ। तो ट्यूनीशिया के राजधानी ट्यूनिस में वो अफ्रो एशियाई लेखक संघ का सम्मेलन हुआ। अगला नवा सवाल है ट्यूनिस में कौन सी पत्रिका का कार्यालय हुआ करता था। तो ट्यूनिस में लेखक संघ की पत्रिका लोटस का कार्यालय हुआ करता था। अगला 10वां सवाल है लेखक ने यासिर अराफात के किस स्वभाव की प्रशंसा की है। तो लेखक ने यासिर अराफात के अतिथि सत्कार भाव की प्रशंसा की है। अगला 11वां सवाल है हमारा यासिर अराफात किस हिंदू नेता को अपना मानते थे। तो वे गांधी जी को अपना आदरणीय नेता मानते थे। अगला 12वां सवाल है हमारा लेखक सेवाग्राम कब गए थे। तो लेखक है वो सन 1938 के आसपास हैं सेवाग्राम गए थे। अगला 13वां सवाल है हमारा लेखक का गांधी जी के साथ चलने का पहला अनुभव किस प्रकार का रहा। तो लेखक अपने भाई के साथ तेजी से चलकर गांधी जी से मिला और उस समय लेखक को गांधी जी के साथ चलने का पहला अनुभव अति मनोरंजक और सुखद लगा। अगला 14वां सवाल है गांधी जी को लेखक को गांधी जी से मिलने का किसने उपाय बताया। तो लेखक को गांधी जी से मिलने का उपाय उनके बड़े भाई बलराज ने बताया। अगला 15वां सवाल है लेखक सेवाग्राम क्यों गया था। और लेखक के बड़े भाई बलराज साहनी सेवाग्राम में नई तालीम पत्रिका के सह संपादक के रूप में काम कर रहे थे और लेखक के बड़े भाई के पास कुछ दिन बिताने के लिए सेवाग्राम गए थे। अगला 16वां सवाल किसके नेतृत्व में शोभा यात्रा का आयोजन हुआ। तो शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व में शोभा यात्रा का वो आयोजन हुआ। 17वां सवाल है अफ्रो एशियाई लेखक संघ में कार्यकारी मंत्री कौन था। तो अफ्रो एशियाई लेखक संघ में कार्यकारी मंत्री है वो लेखक भीष्म साहनी था। अगला 18वां सवाल है भीष्म साहनी ने अपनी कितनी पुस्तकों का अनुवाद किया है। तो उन्होंने लगभग 2 दर्जन पुस्तकों का है वो अनुवाद किया है।
19वां सवाल है, भीष्म साहनी को कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। भीष्म साहनी को कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया है, तो उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा सलाहकार सम्मान से सम्मानित किया गया है। 20वां सवाल है, भीष्म साहनी का निधन कब हुआ, तो भीष्म साहनी का निधन है सन 2003 में हुआ। अगला 21वां सवाल है, लेखक को गांधी जी से मिलने का किसने और क्या उपाय बताया। इंपॉर्टेंट सवाल है। सेवाग्राम में पहुंचकर लेखक की गांधी जी को देखने की इच्छा स्वाभाविक थी और उनके बड़े भाई बलराज ने बताया था कि गांधी जी प्रातः 7 बजे घूमने निकलते हैं और हमारे क्वार्टर के सामने से ही जाते हैं, तुम चाहो तो उनके साथ घूमने जा सकते हो। अगला 22वां सवाल है, लेखक को बचकाना सी हरकत क्यों सूझी, तो लेखक बरामदे की तिपाई से अखबार उठाकर पढ़ने लगे और उन्हें लगा कि नेहरू जी सीढ़ियों से उतरकर आ रहे हैं, तो उन्होंने फैसला किया कि वे अखबार पढ़ते रहेंगे, तभी नेहरू जी के हाथ में देंगे जब वे मांगेंगे। कम से कम एक छोटा सा वार्तालाप तो इस बहाने से हो ही जाएगा। अगला 23वां सवाल है, कश्मीर में लेखक का नेहरू जी के पास जाकर मिलना किस प्रकार संभव हुआ, तो कश्मीर यात्रा पर आए नेहरू जी लेखक के फुफेरे भाई के बंगले पर ठहरे थे। उनकी खातिरदारी में हाथ बंटाने के लिए फुफेरे भाई ने भीष्म को बुला लिया था और इस कारण नेहरू जी जब शाम को खाने पर बैठे तब और लोगों के साथ लेखक भी वहां जा बैठे और इस प्रकार लेखक ने नेहरू जी को नज़दीक से देखने का सुनहरा मौका मिला। अगला 24वां सवाल है, गांधी जी के आश्रम में आने वाले भिक्षु के बारे में बताइए। तो एक जापानी भिक्षु भी अपने चीवर वस्त्रों में आश्रम की प्रदक्षिणा दिया करता था। वह बार बार अपना गोग बजाता हुआ आगे बढ़ता जाता था और गोग की आवाज़ में दिन में अनेक बार सुनाई देती थी। उनका प्रदक्षिणा प्रार्थना के समय समाप्त होती थी, तब वह प्रार्थना स्थल पहुंचकर आदर भाव से गांधी जी को प्रणाम करता था और एक और बैठ कर जाता था। अगला आपका 25वां सवाल है, अखबार वाली घटना से नेहरू जी के व्यक्तित्व की कौन सी विशेषता स्पष्ट होती है। अखबार वाली घटना के माध्यम से हमें नेहरू जी के व्यक्तित्व में सहनशीलता, मितभाषी और शालीनता के होने का पता चलता है। और अखबार वाली घटना ये लेखक नेहरू जी के पढ़े हुए थे और अखबार को पढ़ रहा था। लेखक ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसको लगा कि नेहरू जी ही उसे अखबार वापस मांगेंगे तो वह उनसे बात करेगा। जब नेहरू जी वापस आए तो उन्होंने देखा कि लेखक अखबार पढ़ रहे हैं, तो उन्होंने बड़ी विनम्रतापूर्वक पूछा, लेखक से पूछा कि आपने अखबार पढ़ लिया हो तो मुझे दे दीजिए, मैं भी पढ़ लूँगा। यह सुनकर लेखक को बहुत खुशी हुई। अगला 26वां सवाल है, फिलिस्तीन के प्रति भारत का रवैया बहुत सहानुभूतिपूर्ण एवं समर्थन भरा क्यों था। और 27वां सवाल है, अराफत की आतिथ्य प्रेम संबंधी किन्हीं 2 घटनाओं का वर्णन कीजिए। 28वां सवाल है, अराफत ने ऐसा क्यों बोला कि वे आपके ही नहीं हमारे भी नेता हैं, उतने ही आदरणीय जितने आपके लिए। इस कथन के आधार पर गांधी जी का व्यक्तित्व पर प्रकाश डालिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 28वां सवाल आपका पेपर में आपको देखने को मिल सकता है। साथियों, इसकी PDF है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी, इसलिए आप लगातार हमसे जुड़े रहें। अगला हमारा छठा पाठ है, सुमिरन के मन के। सुमिरनी के मन के, जिसका हमारा पहला सवाल है कि सुमिरनी के मन के शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। तो सुमिरनी मन के शीर्षक पाठ के लेखक है पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी। सुमिरन के मन के शीर्षक पाठ किस विधा में लिखा गया, तो यह है निम्न विधा में लिखा गया है। तीसरा सवाल है, लेखक गुलेरी द्वारा रचित रचनाएं किन किन पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई। तो पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित रचनाएं समालोचक, मर्यादा, प्रतिभा और नगरी प्रचारिणी पत्रिका में हो प्रकाशित हुई। चौथा सवाल है, लेखक गुलेरी द्वारा रचित प्रमुख कहानियाँ कौन सी हैं। तो पंडित गुलेरी ने सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था, ये 3 कहानियाँ लिखी
थी, जिसमें उसने कहा था कहानी इनकी अति महत्वपूर्ण रही है। अगला 5वां सवाल है, बालक बच गया निबंध का मूल प्रतिपाद्य क्या है? तो बालक बच गया निबंध का मूल प्रतिपाद्य शिक्षा ग्रहण की सही उम्र तथा रटन प्रवृत्ति शिक्षा की दोषपूर्ण प्रणाली है। यह क्या है? बालक बच गया पर निबंध का मूल प्रतिपाद्य इंपॉर्टेंट सवाल है। 6वां सवाल है, बालक बच गया निबंध में लेखक ने किस पर व्यंग्य किया? तो लेखक गुलेरी ने अपने समय की शिक्षा प्रणाली और शिक्षकों की मानसिकता पर व्यंग्य किया है। 7वां सवाल है, घड़ी के पूर्व निबंध का उद्देश्य क्या है? तो घड़ी के पूर्व निबंध का मूल उद्देश्य धर्म के रहस्यों को जानने पर धर्म उपदेशकों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को घड़ी के दृष्टांत द्वारा प्रस्तुत करना है। अगला 8वां सवाल है, ढेले चुन लो निबंध में लेखक ने किस विषय पर प्रकाश डाला है? तो ढेले चुन लो निबंध में लेखक ने लोक विश्वासों में निहित अंधविश्वासी मान्यताओं की परचोट की है। अगला 9वां सवाल है, बालक बच गए निबंध में बालक ने इनाम में क्या मांगा? तो बालक बच गए निबंध में बालक ने इनाम लड्डू मांगा। क्या मांगा? लड्डू मांगा। 10वां सवाल है, शेक्सपियर के प्रसिद्ध नाटक पोर्शिया अपना वर बड़ी सुंदर रीति से चुनती हैं। तो शेक्सपियर के किस प्रसिद्ध नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस में पोर्शिया अपना घर बड़ी सुंदर रीति से चुनती है। अगला 11वां सवाल है, वैदिक काल में हिंदुओं में पत्नी वरण के लिए कौन सी प्रथा मान्य थी? तो वैदिक काल में हिंदू मिट्टी के ढेले छुआकर अपनी स्वयं पत्नी वरण करते थे। 12वां सवाल है, मिस्टर हादी के कोलू की तरह की उपमा लेखक ने किसे दी है? तो लेखक ने वार्षिक उत्सव में प्रधान अध्यापक के 8 वर्षीय पुत्र को मिस्टर हादी के कोलू की तरह उपमा दी है, जो रटन प्रवृत्ति का अनवरत प्रदर्शन कर रहा था। 13वां सवाल है, बालक द्वारा इनाम में लड्डू मांगने पर लेखक ने सुख की सांस क्यों भरी? तो बालक द्वारा इनाम में लड्डू मांगने पर लेखक ने सुख की सांस भरी क्योंकि जो 8 वर्षीय बालक अपनी उम्र की योग्यता ऊपर के प्रश्नों के रटे रटाए उत्तर दे रहा था, उसने जब इनाम में कुछ संकोच करते हुए लड्डू मांगा तो लेखक को लगा कि अभी बालक सभी इच्छाओं का गला नहीं घोटा गया और अभी बालक को शिक्षा देने, उसकी छिपी हुई प्रवृत्तियों क्षमताओं को विकसित करने की संभावना विद्यमान है। अगला 14वां सवाल है, बालक बच गया उसके बचने की आशा है क्योंकि वह लड्डू की पुकार जीवित वृक्ष के हरे पत्तों का मधुर मरमर था। मेरे काठ की अलमारी की सिर दुखाने वाली खड़खड़ाहट नहीं थी। कथन के आधार पर बालक की स्वाभाविक प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। तो बालक की स्वाभाविक प्रकृति का उसका कोमल व सरल स्वभाव, माता पिता की आकांक्षाएं और नवीन शिक्षा पद्धति ने बच्चों से उनका स्वाभाविक बचपन छीन लिया और उक्त स्थिति में भी यही वर्णन है। कम उम्र वाले बच्चों से उसकी आयु स्थिति के विपरीत भारी भरकम और सवाल पूछे जाते हैं और उनका वह रटाया जवाब देता है, और लेकिन जब उसे उसकी रुचि अनुसार सवाल पूछा जाता है तो वह कुछ भ्रमित होकर सरल इच्छा प्रकट करता है और जिसे सुनकर लेखक प्रसन्न होता है। लड्डू की इच्छा हरे भरे कोमल वृक्ष के पत्तों की समान है और जिसमें ऊपर उठने की स्वाभाविक इच्छा है और जो जीवन से परिपूर्ण होकर अपनी गति से फल फूलने का सामर्थ्य रखते हैं, और निर्जीव काठ की अलमारी समान यंत्रोक्तकारी शीर्षक सिर दुखाने वाली खड़खड़ाहट उत्पन्न नहीं की और अतः लेखक बालक का जीवित स्वाभाविक वृत्ति देकर प्रसन्न हुआ। अगला आपका वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, बालक बच गया कहानी के माध्यम से क्या संदेश दिया गया है? तो बालक बच गया कहानी के माध्यम से यह संदेश दिया गया है कि शिक्षा ग्रहण करने की सही उम्र होने पर ही बालक पर शिक्षा का भार डालना चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य रटने की प्रवृत्ति नहीं होना चाहिए, अपितु शिक्षा का उद्देश्य बालक का शारीरिक, मानसिक तथा मूल प्रवृत्तियों का विकास होना चाहिए।
16 सवाल है, बालक बच गया मूल नेमत की मूल संवेदना प्रकाश डालते हुए लेखक की शिक्षा संबंधी विचारों प्रस्तुत कीजिए। ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है आपके। 17वां सवाल, निम्नलिखित का आशय स्पष्ट कीजिए। और 18वां, घड़ी के पुर्जे कहानी का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। 19वां सवाल है, जन्म भर के साथी का चुनाव। मिट्टी के ढेले छोड़ना बुद्धिमानी नहीं, इसलिए बेटी का शिक्षित होना अनिवार्य है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के संदर्भ में अपने विचार व्यक्त कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है आपका 19वां क्वेश्चन। अगला आपका वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, वो है 22वां, पंडित चंद्र धर्म शर्मा गुलेरी का साहित्यिक परिचय दीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी का साहित्यिक परिचय आपको याद कर ही लेना है। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म है पुरानी बस्ती जयपुर में हुआ। और गुलेरी जी बहुभाषाविद, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, ब्रज, अवध, मराठी, गुजराती, राजस्थानी, पंजाबी, बांग्ला के साथ अंग्रेजी, लैटिन तथा फ्रेंच आदि भाषाओं में भी उनकी अच्छी गति थी। और संस्कृत के पंडित थे और उनकी गहरी रुचि भाषा विज्ञान में थी। उनकी सृजनशीलता का प्रकाशन समालोचक, मर्यादा, प्रतिभा और नागरी प्रचारिणी पत्रिका में हुआ। उत्कृष्ट निबंधों के अतिरिक्त 3 कहानियाँ, सुखमय जीवन, बुद्ध का कांटा, उसने कहा था भी उन्होंने हिंदी साहित्य जगत को दी है। और उन्होंने इतिहास दिवाकर की उपाधि से भी सम्मानित किया गया हैं। तो साथियों, ये थे आपके 2 पाठों के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जिनके ऊपर हमने चर्चा की है। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। और इस वीडियो को अपने साथियों तक एक बार शेयर ज़रूर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और टेलीग्राम ग्रुप RBSc क्लास 6 to 12 को ज्वाइन करें, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन दे रखी है, ताकि आपको ये PDF है वो आसानी से मिल सके और आप इसको पढ़ सकें। तो साथियों, आज के इस सेशन में इतने ही। मिलते हैं अगले नए सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।